Good morning students, welcome to all in online class of Guardians Group of School. This video is for class 8th. तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं 8th क्लास की हिंदी। आपके क्लास में 4th बुक है, उसमें से मैं ले रही हूँ जो वो फर्स्ट है आपकी वसंत भाग 3। अभी तक आपने 6 और 7th में भाग 1 भाग 2 पढ़ा। अब 8th क्लास में आपकी भाग 3 है। तो जो हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो हमने आपको बताया कि हिंदी जो है हमारी वो 2 तरीक़ों में डिवाइड रहती है। पहला होता है काव्य, दूसरा होता है गद्य। काव्य में हमारा क्या क्या आता है पहले ये जान लो। पद, दोहे, छंद, चौपाइयाँ, कविताएं, गीत, गज़लें, ये सब हमारा काव्य में आता है। और गद्य में क्या आता है? कहानी, एकांकी, संस्मरण, आलोचनाएँ, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? गद्य में आती हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है ध्वनि, वो एक हमारे किस में आता है? काव्य में आता है। कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल भाषा में लिखे होते हैं वो गद्य होते हैं, और जो थोड़ा जिनके पीछे कुछ भावार्थ छिपा होता है, भाव छिपा होता है, वो पद्य होते हैं। पद्य यानी काव्य जिसे हम कहते हैं। कहने को कहते हैं कि काव्य जो है वो बहुत टफ है, लेकिन हर एक वर्ड के साथ में उनका मतलब छिपा रहता है। साथ में ये भी रहता है कि जो कभी कविताएं लिखते हैं तो जो सामने लिख रहे हैं उनके पीछे भी कई बातें छिपी रहती हैं, बस हमें उनको रिलेट करना होता है उनसे, कि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह से रिलेट करते हैं। जब हम कोई कविताएं पढ़ते हैं या उनको लिखते हैं, ठीक है, तो उनको उनके लिखने का तरीका और उनके पढ़ने का तरीका, सभी चीज़ों के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ने के तरीके अपने अपने अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको इसके बारे में बताती जाऊँगी, जिस चैप्टर जिसका जो आएगा उसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाती जाऊँगी। हम जो सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं वो है आपका ध्वनि। ध्वनि किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। ये हमारे हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं। इनके हिंदी में बहुत सी कविताएं हैं। शायद आपने आगे भी पीछे क्लासेस में पढ़ी होगी और आगे भी पढ़ेंगे आप। तो देखते हम कि इसके अंदर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमसे क्या बोल रहे हैं। पहला तो ये कि जो हमारी पोएम है वो 4th पैरा में डिवाइडेड है। पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो आप एक बात ये जान ली कि जो हमारा काव्य होता है उसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है। थोड़ा सा गा कर के हमें पढ़ना है। कम्प्लीटली आपको गाना नहीं गाना है, बट थोड़ा सा लय से गाना है उस चीज़ को। कवि जो कह रहे होते हैं इन पंक्तियों, इन लाइनों में, उनके पीछे भी बहुत सा भावार्थ छिपा होता है। हमें आपको रिलेट करना पड़ेगा इनसे। वो कैसे रिलेट करेंगे हम, ये आप देखते हैं। आपकी लाइन क्या है? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरा वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, ये हमारी 4th ऊपर की लाइन है, पहला पैराग्राफ है। कविता पढ़ने का तरीका क्या होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या बोल रहे हैं अब? कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। मतलब कि मेरे मन में मृदुल रूपी वसंत जो है वो अभी अभी तो आया है या प्रवेश किया है, इसीलिए मेरा जीवन या मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। इन्होंने जो सिंपल लाइन बोली मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अब इसके पीछे जो सार छिपा है वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने एक बसंत का जिक्र किया है। बसंत होता क्या है पहले आप जान लीजिए। प्रकृति का एक चरमोत्कर्ष पाठ होता है। जब हम कहते हैं ना कि प्रकृति अपनी जवानी पर होती है, तब हम उसको वसंत बोलते हैं। बसंत उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय प्रकृति की जो छटा होती है बिल्कुल अनमोल होती है। कहते हैं ना कि जैसे मनुष्य के जीवन में जब यौवन आता है तो उस समय सबसे ज़्यादा स्फूर्तिवान और सबसे अधिक मतलब सुंदरता उसके अंदर झलकती है, सौंदर्यवान दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उस समय बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है।
जवानी कैसी होती है? अटखेलियों भरी होती है, चंचल होती है, स्फूर्तिवान होती, इस तरह की होती है। तो उसी को उन्होंने यहाँ पे बताया है कि मेरे जीवन में बसंत का प्रवेश अभी-अभी हुआ है, अर्थात मैं अभी जवान हुआ हूँ या जवानी को प्राप्त हुआ हूँ। इसलिए मेरे जीवन का अंत नहीं आया है। अब यहाँ पे जो दूसरा सार छिपा है मैं आपको बताती हूँ, क्या दिया हुआ है? प्रकृति की छटा चारों ओर बिखरी हुई है और वो इस समय बसंत रूपी मौसम आ रहा है और उसकी सुंदरता चारों ओर छाई हुई है या फैली है। एक तो यहाँ पे उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया है और दूसरा उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। और क्या बता रहे हैं कि मेरे अंदर स्फूर्ति है, मैं अभी अभी बिल्कुल क्या हुआ हूँ, आया हूँ या मेरे मन में बसंत आया हुआ है। कहने का मतलब है कि जैसे बसंत सभी के जीवन में खुशियाँ या आनंद पैदा करता है, वैसे ही मैं भी दूसरे के जीवन में आनंद और खुशी पैदा करना चाहता हूँ या करूँगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं। पहली लाइन आपकी क्या थी? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। जो ये कविता पंक्तियाँ दी हुई थी, लाइन दी हुई थी, तो कब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, उद्ध्वनि जो कविता है, इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहा है। कैसे कह रहा है? छिपे हुए तरीके से कह रहा है। मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य तक को या लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते या लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, वो हार नहीं मानेंगे। सेकंड पैराग्राफ अब आप देखिए ये वाला। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। और चारों तरफ डालियों पर हरियाली है, कलियाँ खिली हुई हैं, कोमल मतलब कलियाँ, गली जो हैं फूलों की वो खिली हुई हैं। मैं ही अपना क्या लिखा है? मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैंने जो अपना सपना देखा हुआ है, सपना देखा है, उसको पूर्ण करने का मैं उसको पूर्ण करूँगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। और जो कलियाँ सो रही हैं, मैं उनको उन पे अपना हाथ फेरूंगा और उनको जगा करके उनके जीवन को एक नई प्रेरणा दूंगा। अब उन्होंने ये एक प्रकृति रूपी चीज़ बताई है। जब कुछ कलियाँ ऐसी नहीं होती जिन पे हम हाथ फेरते हैं तो वो कलियाँ खिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो नीचे की 2 लाइन दी गई हैं, फेरूंगा, ये कुछ अलग तरीके से दी गई हैं। इन दोनों का अर्थ क्या लिया गया है? बहुत से लोग निराशावान हो गए हैं, सोई हुई कलियाँ उनको। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में निराशा आ जाती है और वो हार कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं अपना सानिध्य दे करके उनके जीवन में नई प्रेरणा का या नई चीज़ों का उजागर करूँगा या नई चीज़ों को उजागर करूँगा या उनके जीवन को सार्थक बनाऊँगा। ये कवि ऐसा कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि निंद्रित कलियों पर, कहने का मतलब कि जो निराश लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनको मैं प्रेरणा दूंगा, ठीक है। ये कवि कह रहा है कि मैं उनको प्रेरणा दूंगा और उनके जीवन में एक आनंद ला दूंगा। या कवि के कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर जब स्फूर्ति है, तब जब मैं दूसरे लोगों को, आलस्य भरे लोगों को अपने साथ करूँगा, अपने साथ चलाऊँगा उनको, तो उनके अंदर भी मेरे जैसी स्फूर्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब मैं इन कलियों का भावार्थ बताती हूँ आपको। ध्वनि कविता की जो ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, उसमें कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर या मर्म स्पर्शी चित्रण किया है या उसको शो किया, दिखाया है। कब क्या कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। कैसी है? मानो अब तक सो रही हैं। निंद्रित कलियां लिखा है ना इसमें, इसलिए मैं
उनको क्या करूँगा, जगाऊँगा या उठाऊँगा। और आगे क्या कह रहा है कि सूरज को यहाँ खींच लाऊँगा और इन सोई कलियों को जगाऊँगा। कहने का मतलब है कि मैं सूरज को या मतलब अपने हाथों को यहाँ पर खींच लाऊँगा और सोई हुई कलियों को जगाऊँगा। उन्होंने अपने लिए बोला है कि मैं अपने अंदर का जो सूरज है उसको जगाऊँगा और जो दुखी लोग हैं या निराश लोग हैं या जो लोग हार जाते हैं उन लोगों को सोई हुई कलियाँ बोला है, इसलिए उनको जगाऊँगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों पर कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी ने अपनी प्रेरणा रूपी सूरज से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जीवन से हार मान चुके हैं। क्या कर चुके हैं, जीवन जो है अपना, उनकी ज़िंदगी है उससे हार मान चुके हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन से हार मान चुके हैं, जो अपने जीवन में हार मान चुके हैं, उनको नया जीवन देना चाहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, या कह लो उनको नई प्रेरणा देना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों का यही तक भावार्थ था। नेक्स्ट लाइन मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।